सूर्य प्रताप टीना को लैब में ले जाता है, जहां सबसे पहले टीना के कटे हुए हाथ की जगह आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाता है और उसके बाद टीना को एक बड़ी और गोल सी दिखने वाली मशीन में डाला जाता है। मशीन में जाने के बाद वहां मौजूद डॉक्टर मशीन का गेट बंद कर देते हैं। मशीन के अंदर तार से जुड़ी सुइयां टीना के सिर में घुस जाती हैं और डॉक्टर कंप्यूटर के सामने जाकर टीना के दिमाग की सारी यादें देखने लगता है और एक बटन दबाता है जिससे वो मशीन तेजी से घड़ी की दिशा में घूमने लगती है। डॉक्टर कहता है, सूर्य प्रताप जी, टीना तो बहुत काबिल फाइटर है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको पता है, जब टीना की याददाश्त मिटा देंगे तो टीना अपनी सारी योग्यता खो देगी और एक आम इंसान बनकर रह जाएगी। सूर्य प्रताप कहता है, हाँ मैं जानता हूं, पर महान जेडो का हुक्म है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस शुरू करो। डॉक्टर टीना की याददाश्त मिटाने का प्रोसेस शुरू कर देता है और एक एक करके टीना के दिमाग में मौजूद सारी यादों को एक पेन ड्राइव में स्टोर करने लगता है। सूर्य प्रताप कहता है, टीना की मेमोरी को तुम पेन ड्राइव में क्यों सेव कर रहे हो? डॉक्टर कहता है, प्रोजेक्ट एक्स ये उसी का पार्ट है। जेडो ने हमें हुक्म दिया है, किसी की भी याददाश्त मिटाने से पहले पेन ड्राइव में स्टोर करनी है। ये एक और खुफिया प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी हम भी ज्यादा नहीं जानते। पता नहीं जेडो इन पेन ड्राइव के साथ किया करेंगे। सूर्य प्रताप कहता है, अगर जेडो ने कहा है तो जरूर ये इंसानों के भले के लिए ही होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके टीना की यादें दिखाई दे रही थी। डॉक्टर और सूर्य प्रताप सारी यादों को देख रहे थे। तभी सूर्य प्रताप की नज़र टीना की एक याद पर जाती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। सूर्य प्रताप उसे देख दंग रह जाता है और डॉक्टर से उस याद को प्ले करने को कहता है। डॉ उस याद को प्ले करता है। यह वही याद थी जब टीना रूबी को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रही थी और शौर्य टीना से लड़ने की कोशिश करता है। सूर्य प्रताप कहता है, यह कौन है जिसने टीना का गला दबोच रखा है और टीना अपना गला इससे नहीं छुड़ा पा रही? लड़के में दम है, टीना को इसे भी लाना चाहिए था। ये एक अच्छा फाइटर बनता। लगता है इससे मिलना पड़ेगा। सूर्य प्रताप टीना और शौर्य के बीच हुई सारी लड़ाई को देखता है और वो शौर्य को देख काफी इम्प्रेस था। सूर्य प्रताप वहां रखे एक कंप्यूटर के पास बैठ जाता है और टीना की फाइल देखने लगता है। उस फाइल के अंदर उन सभी स्टूडेंट के नाम थे जिन जिन को टीना अपने साथ किडनैप करके लाई थी। सूर्य प्रताप उन सभी का बैकग्राउंड देखता है पर उसे शौर्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पर सूर्य प्रताप की नज़र रूबी पर जाती है। सूर्य प्रताप रूबी का बैकग्राउंड चेक करता है पर उसे उसके बैकग्राउंड में कहीं भी उस लड़के का यानी शौर्य का जिक्र नहीं मिलता। सूर्य प्रताप रूबी का बैकग्राउंड एक बार और चेक करता है, फिर उसे पता चलता है कि रूबी मुंबई के हाई स्कूल में पढ़ती थी। सूर्य प्रताप रूबी के स्कूल के सभी स्टूडेंट के एडमिशन फाइल चेक करता है और डॉक्टर से शौर्य की शक्ल का स्क्रीनशॉट उसके कंप्यूटर पर भेजने को कहता है। डॉ शौर्य के चेहरे का स्क्रीनशॉट लेकर सूर्य प्रताप को भेज देता है। सूर्य प्रताप शौर्य का स्क्रीनशॉट रूबी के स्कूल के सभी स्टूडेंट के चेहरों के साथ मैच करता है और उसके सामने शौर्य की एडमिशन फाइल खुल जाती है। वो शौर्य के बारे में सब कुछ जान लेता है और उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिसे देख वो मुस्कुराने लगता है। सूर्य प्रताप कहता है, तो ये है तुम्हारा मोबाइल और एड्रेस, हम जल्द ही मिलेंगे डियर शौर्य। डॉक्टर कहता है, सूर्य प्रताप जी, टीना की सारी यादें पेन ड्राइव में स्टोर हो चुकी हैं तो अब मैं सब यादें मिटा रहा हूं। क्या आपको और कुछ देखना है? सूर्य प्रताप कहता है, नहीं अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब तुम अपना काम कर सकते हो। हाँ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? डॉक्टर कहता है, हाँ कहिए सूर्य प्रताप जी। सूर्य प्रताप कहता है,
जेडो ने मुझे बेस नंबर 80 संभालने का दायित्व दिया है और उसे के लिए मुझे एक मॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए जिसमें हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की सभी बेसिक इंफॉर्मेशन इंस्टॉल हो। डॉक्टर कहता है, पर आपके पास तो पहले से ही एक एडवांस इंफॉर्मेशन से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन का एआई क्यों चाहिए? सूर्य प्रताप कहता है, मुझे अपने लिए नहीं स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो, स्टूडेंट के मन 100 तरह के सवाल रहते हैं और जवाब न मिलने पर उनका मन विचलित रहता है, जिस वजह से स्टूडेंट सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर पाते और सभी के सवालों का जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें काफी वक्त बर्बाद होता है। डॉक्टर कहता है, मैं आपकी बात समझ गया सूर्य प्रताप जी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका ये काम भी कर दूंगा। सूर्य प्रताप कहता है, ठीक है, तो जब एआई बन जाए तो आप उसे बेस नंबर 80 में भेज दीजिएगा, मैं वही जा रहा हूं। डॉक्टर कहता है, ठीक है सूर्य प्रताप जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं खुद आकर आपको वो एआई दूंगा। सूर्य प्रताप मुकुरता हुआ लैब से बाहर जाता है और अपने टैब में कुछ टाइप करता है और उसके सामने फर्श बीच में से खुल जाता है और के चमचमाती हुई काले रंग की कर बाहर आ जाती है। सूर्य प्रताप कार में बैठ जाता है और कार वापस नीचे की ओर चले जाती है। सूर्य प्रताप का ड्राइवर करता है और उसी अंडरग्राउंड सड़क पर आगे बढ़ता है। अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद सूर्य प्रताप दोबारा अपने टैब में कुछ लिखता है और कार उसी तरह ऊपर आती है और ऊपर का फर्श अपने आप खुल जाता है। सूर्य प्रताप गाड़ी से बाहर निकलता है और वह गाड़ी वापस नीचे की ओर चले जाती है और फर्श अपने आप दोबारा बंद हो जाता है। सूर्य प्रताप के सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बेस नंबर 80। सूर्य प्रताप कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट बेस नंबर 5 से बेहतर होंगे। इतना कहकर सूर्य प्रताप अपने टैब में कुछ लिखता है और उसके सामने मौजूद बड़ा सा गेट खुल जाता है और सूर्य प्रताप बेस नंबर 80 में जाता है और वह गेट दोबारा अपने आप बंद हो जाता है। काठमांडू शहर, सुबह के 5 बजे। गुरुश्रेष्ठ एकेडमी हॉल में आशीष, आर्यन, सानिया और शौर्य के सामने खड़े थे। शौर्य को पिछली रात काफी अच्छी नींद आई थी, इसलिए आज वह तरोताजा महसूस कर रहा था। आर्यन कहता है, आज तो खुश नजर आ रहा है। शौर्य कहता है, खुश नहीं हूं, बस आज थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सानी कहती है, निर्दोष गैलन को धोखे से मार के तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी शर्म को बात है। आशीष कहता है, सानिया शांत हो जाओ, पिताजी तुम्हें ही देख रहे हैं। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, कल जो घटना हुई है उसकी वजह अब पता चल जाएगी। गैलेन को होश आ चुका है। कहानी जारी है। सानी कहती है, निर्दोष गैलन को धोखे से मार के तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी शर्म की बात है। शौर्य सानिया की तरफ आश्चर्य से देखता है। आशीष कहता है, सानिया शांत हो जाओ, पिताजी तुम्हें ही देख रहे हैं। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, कल जो घटना हुई है उसकी वजह अब पता चल जाएगी। गैलेन को होश आ चुका है। आशीष कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, वो आने ही वाला है। आर्यन कहता है, वो देखो वो गैलेन, पर ये उसे किया हुआ। सन लोग गैलेन की तरफ देखते हैं। गैलेन एक लकड़ी से बनी व्हील चेयर पर होता है, जिसे देख आर्यन, आशीष, शौर्य और सानिया हैरान थे। गैलेन गुरुश्रेष्ठ के पास आ जाता है। सानिया चिल्लाकर कहती है, गैलेन तुम ठीक हो? गैलेन कहता है, हाँ सानिया मैं ठीक हूँ। आर्यन कहता है, यार तुम तो अपाहिज हो गए। गैलेन कहता है, आर्यन एक योद्धा कभी अपाहिज नहीं होता।
आशीष कहता है, पिताजी किया गेलेन अब हमेशा व्हील चेयर पर रहेगा। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, नहीं आशीष, गेलेन की हड्डियां बहुत मजबूत है। ये बस सामान्य फ्रैक्चर है, को ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ही ठीक हो जाएगा। तो आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि गेलेन तुम हमारे सामने हो, तो किया तुम हमें कल की घटना के बारे में पूरी बात बताओगे? गेलेन हाँ में सिर हिलाता है। गेलेन कहता है, कल शाम शौर्य भागते हुए मुझसे अनजाने में टकरा गया था, जिस पर गुस्से में मैंने शौर्य को थप्पड़ मार दिया। और जब मैंने उसे दूसरा थप्पड़ मारना चाहा, तो शौर्य बिजली की रफ्तार से मेरे सामने से हटकर मेरे पीछे आ गया और मेरे सीने पर लात मार दी। शौर्य की लात किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर लगी और एक झटके में मैं पहाड़ से नीचे जा गिरा। क्योंकि मैंने पहले शौर्य पर हमला किया था, तो फाइट के नियम के अनुसार गलती मेरी है और मैं अपनी गलती मानता हूं। सानिया ये सुन दंग रह जाती है और शौर्य की तरफ देखने लगती है। शौर्य सानिया से कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अब मुझ पर यकीन हो गया होगा। सानिया शौर्य की बात का कुछ जवाब नहीं देती। आशीष खुद से कहता है, बड़ी ही अजीब बात है कि गेलेन खुद अपनी गलती मान रहा है। मुझे तो लगा था कि ये होश में आते ही शौर्य को मारने की कोशिश करेगा। आर्यन कहता है, मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तुम बेवजह किसी से लड़ ही नहीं सकते। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, गेलेन तुमने कहा कि शौर्य ने तुम्हें अनजाने में टक्कर मारी, तो फिर तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तुम तो ऐसे नहीं हो। गेलेन कहता है, गुरुजी माफ करना, मुझे गुस्सा आ गया था। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, गेलेन तुम झूठ बोल रहे, तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ और सच को पहचान सकता हूं। तो तुम खुद से बताओगे या मैं दूसरा कोई तरीका सोचूं? गुरु श्रेष्ठ गेलेन को आंखें दिखाते हैं। गेलेन कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं बताता हूं। कल मैं सानिया के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने बाजार गया था, तो वहां मुझे एक ज्वेलरी की दुकान पर शौर्य दिखाई दिया। शौर्य समझ जाता है कि गेलेन किया बताने जा रहा है, तो वो गेलेन को बीच में ही टोक देता है। शौर्य कहता है, नहीं गेलेन, उस बारे में मत बताओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुरु श्रेष्ठ चिल्लाते हैं, शौर्य खबरदार जो दोबारा बीच में बोले। शौर्य ये सुन चुप हो जाता है। ये पहली बार था कि शौर्य ने गुरु श्रेष्ठ को खुद पर यूं गुस्सा करते हुए देखा था, वरना तो आमतौर पर गुरु श्रेष्ठ शौर्य से बड़े ही प्यार से बात करते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, गेलेन तुम अपनी बात पूरी करो। गेलेन कहता है, शौर्य जब उस शॉप से बाहर निकला तो मैं उस ज्वेलरी शॉप के अंदर गया। वहां के मालिक मुझे बताया कि शौर्य ने अपनी गोल्ड चैन उसे बेची है। पहल तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर मुझे पता कि शौर्य ने अपनी चैन सानिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बेची है। ये बात जानकर मुझे गुस्सा आया कि मेरे होते हुए ये कल का आया हुआ शौर्य मेरी बहन सानिया के लिए ये सब करे। तो फिर मैं शौर्य के पास गया और उसे उसकी कमीज के कॉलर से पकड़ एक गली में फेंक दिया और फिर मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा। पर जब शौर्य ने मुझे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरा तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस वक्त तो शौर्य वहां से चला गया और मैं सारा दिन बस शौर्य के बारे में ही सोच रहा था। और जब वो मुझसे कल भागते हुए टकराया तो मेरा गुस्सा सामने आ गया। हाँ, पर अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है और मैं शौर्य से माफी भी मांग लूंगा। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ गेलेन, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम एक योद्धा हो और योद्धा को ये सब शोभा देता है। शौर्य ने जो किया वो उसका निजी फैसला था, तुम्हें उसमें दखल देने की क्या जरूरत थी? आशीष काफी हैरान था कि किस तरह गुरु श्रेष्ठ गेलेन जैसे ताकतवर योद्धा को किसी बच्चे की तरह डांट रहे हैं। ये देख वो थोड़ा मुस्कुरा देता है, पर गुरु श्रेष्ठ अपनी तेज नजर से आशीष को देख लेते हैं।
गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तुम्हें क्यों हंसी आ रही? आशीष हड़बड़ाहट में कहता है, कुछ नहीं पिताजी, वो बस ऐसे ही। गुरु चिल्लाकर कहते हैं, अभी के अभी पहाड़ का एक चक्कर लगाकर आओ। आशीष कहता है, लेकिन पिताजी। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, अब एक नहीं 5 चक्कर लगाओगे और अब भी तुम यहां से नहीं गए तो 10 हो जाएंगे। आशीष घबरा जाता है और चक्कर लगाने के लिए वहां तुरंत भाग जाता है। आशीष कहता है, आज तो पिताजी बड़े ही गुस्से में हैं। और हो भी क्यों न, आखिर उनका सबसे ताकतवर योद्धा जिसे तैयार करने में पिताजी को 12 साल लग गए थे, वो आज अपाहिज हो गया। गेलेन शौर्य से माफी मांगता है और शौर्य भी उसे माफ कर देता है। शौर्य की नजर सानिया की तरफ जाती है, जो कि बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नमी होती है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, गेलेन तुम अब यहां से जा सकते हो। सानिया तुम अपने सारे गामा की ही प्रैक्टिस करना। और आर्यन मैं चाहता हूं कि तुम पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दो, कल एक खास दिन है। और शौर्य तुम मेरे साथ आओ। गुरु श्रेष्ठ शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं। गेलेन भी अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन कहता है, ये शौर्य भी मुझसे कितनी बातें छुपाएगा। चेन बेचने की बात तो इसने बताना जरूरी ही नहीं समझी। पर जो भी कहो, दिल का बहुत अच्छा मेरा दोस्त। क्यों सानिया? सानिया कुछ जवाब नहीं देती। आर्यन सानिया की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वही रोने लगती है। आर्यन कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सानिया रोते हुए, शौर्य ने मेरे लिए अपनी चैन बेच दी और मेरे लिए किया कुछ नहीं किया, और एक मैं हूं जो बिना पूरी बात जाने उसे कितना बुरा भला कह दिया। उसकी बात का जरा भी यकीन नहीं किया। उसे कितना बुरा लगा होगा। आर्यन कहता है, तुम क्यों इतना सोच रही, उसने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और तुम्हारी क्या गलती है, अगर तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सानिया कहती है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे बुरा नहीं लगा? आर्यन कहता है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूं। वो कभी भी किसी की बात को दिल पर नहीं लेता। सानिया कहती है, पर वो मुझसे नाराज तो होगा ही न, किया अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। आर्यन कहता है, अरे तुम तो किसी छोटी बच्ची को तरह कर रही हो। अच्छा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो तुमसे बात करेगा। अब चलो रोना बंद करो, अगर आशीष ने देख लिया तो वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएगा। वैसे तुम रोते हुए बड़ी ही क्यूट सी लगती है। सानिया आर्यन की बात सुन मुस्कुराने लगती है। आर्यन कहता है, गुरुजी ने कहा है कि कल कोई खास दिन है, इसलिए मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, तो मैं चलता हूँ। यहाँ मार्शल आर्ट्स सीखने आया था पर मुझे सफाई वाला बना दिया। पर क्या कर सकते हैं? सानिया कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो झाड़ू वाले भैया जाकर झाड़ू लगाओ। ये कहकर सानिया हंसने लगती है। आर्यन कहता है, हंसले बेटा हंसले है, हर कुत्ते का दिन आता। सानिया हंसते हुए, मतलब तुम खुद को कुत्ता समझते हो? आर्यन मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। सानिया उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता। सानिया कहती है, जब शौर्य आ जाएगा तो कान पकड़कर उससे माफी मांग लूंगी। पर गुरुजी शौर्य को अपने साथ कहाँ ले गए हैं? सानिया इन्हीं ख्यालों में होती है और अपनी प्रैक्टिस करने लग जाती है। सानिया आज भी सारे गामा नाम का मार्शल हथियार चला रही थी। उसकी रफ्तार और स्टाइल पहले से काफी बेहतर हो चुका था। गुरु श्रेष्ठ और शौर्य एक ट्रेन के अंदर होते हैं। शौर्य बार बार कोशिश करता है कि वो गुरु श्रेष्ठ से पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर आज गुरुजी गुस्से में यही सोचकर शौर्य चुप था। गुरु श्रेष्ठ शौर्य के चेहरे के हाव भाव पढ़ लेते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं,
थोड़ा सब्र रखो, जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। शौर्य गुरु श्रेष्ठ की बात सुन चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या गुरु जी की दिमाग भी पढ़ सकते हैं। गुरु श्रेष्ठ दोबारा शौर्य के हाव भाव पढ़ लेते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता, तुम गलत सोच रहे हो। शौर्य ये सुन और भी अचंभित हो जाता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है। गुरु श्रेष्ठ शौर्य को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे थे, पर क्यों जानने के लिए बने रहे। कहानी जारी है।